Okay, so welcome to Diplomats of Physics. I am Anirudh and this is lecture number 2 of electrodynamics course. तो आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन अपन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे डीजे ग्रिफिथ बुक में से. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विद व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? सो लेट अस इमेजिन अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट एंड एक 3D स्पेस होएगा उस चार्ज के अराउंड, जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ड्यू टू दैट क्यू चार्ज. फिर से देखते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं. फिर से इमेजिन करते हैं एक क्यू चार्ज है, उसके अराउंड एक 3D स्पेस होएगा, एक जगह होएगी जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दैट क्यू चार्ज. और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3D स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज. इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट का क्या मतलब है? प्रेजेंस कैन बी फेल्ट का मतलब है कि दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. वो प्रेजेंस कैसे फील करेगा दूसरे चार्ज की? जब वो दूसरा चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा तभी वो उसकी प्रेजेंस फील करेगा. सो यही है 3D space around a charge in which its presence can be felt by another charge in electric field in its 3D space. और आप कुछ भी लिख सकते हो इन दोनों चीज़ों में से. सो नेक्स्ट चीज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इसमें बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन आता है. तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, एकदम सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज. क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द चार्ज. और यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. एक सेकंड रुको, पहले पढ़ते हैं अपन टेस्ट चार्ज क्या होता है. टेस्ट चार्ज क्या होता है? एंड कन्वेंशनली इसको क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और कन्वेंशनली ये पॉजिटिव होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है. क्या बोला मैंने? टेस्ट चार्ज को अपन क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और कन्वेंशनली ये पॉजिटिव होता है और जो इसकी वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है. और कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन टेस्ट चार्ज मानेंगे +1 कूलम. +1 कूलम अपन टेस्ट चार्ज मानेंगे. ओके, सो फिर से पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. It is defined as force experienced by the test charge 1 coulomb charge at a point in electric field. और अपन क्या बोल सकते हैं? It is force per unit charge. Force per unit charge. क्योंकि let's imagine, देखते हैं कि दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है. जो Q1 है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा. अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा. F मान लेते हैं फोर्स को. फोर्स कितना लगेगा ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था यार. और अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख के आओ. एफ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स लगेगा. अब डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज प्लस क्यू एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. या फिर क्या बोल रहे हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज. जब ये वाला जो चार्ज है वो 1 कूलम हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा तो जो ये फोर्स होएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होएगा. क्या बोला मैंने? जब ये वाला चार्ज 1 कूलम के इक्वल हो जाएगा तो ये फोर्स जो होएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होएगा ड्यू टू चार्ज Q1. तो इसको 1 कूलम बनाने की बजाय अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फोर्स को डिवाइड कर देते हैं Q2 से. और फिर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन को आर कैप मान लेते हैं. आर कैप डायरेक्शन है ये, आर कैप. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है KQ1/r² आर कैप. और ये एक जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/r². और वो ये अपन ने यहाँ पे भी लिखा हुआ है. अब अपन पढ़ते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं. कि अपन फील्ड तो ले लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है. एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा? 3D स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज. एक 3D स्पेस होएगा एक चार्ज के अराउंड जिसमें उसकी प्रेजेंस फील कर पाएगा अनदर चार्ज.
और प्रेजेंस फील्ड से क्या मतलब है, दूसरे चार्ज पर फोर्स लगेगा ड्यू टू दैट रिस्पेक्टिव चार्ज। और फिर अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ऊपर ये वेक्टर का साइन आता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्या होता है, कन्वेंशनली इट इज़ पॉजिटिव एंड हैव वेरी स्मॉल वैल्यू। और अपन ने पढ़ा फोर्स पर यूनिट चार्ज को भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, एक जर्नलाइज फॉर्मूला निकाल रहे हैं अपन। तो हाँ, तो एक चार्ज है क्यू चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डॉट डॉट मैंने सर्कल बनाया, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक चार्ज क्यू नोट है जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है। तो सिंस दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो जो फोर्स होगा, फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। ये भी अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और ये जो बार की डायरेक्शन है इसी को अपन आर कैप मान लेते हैं। जो फोर्स होगा के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और यहाँ से अपन को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज। तो एफ अपॉन क्यू नोट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। या फिर जो बुक्स होती है, बुक्स में के नहीं लिखते, के की जगह लिखते हैं इसको 1/4πε0, 4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ऐसे भी लिख सकते हो। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज होती है ये एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी करती है। क्या मतलब कि ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक चीज़ अपन को यहाँ से पता लगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होएगी। चलो कि इन्फिनिटी पे गए चले अपन, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी पर वो इतनी नेग्लिजिबल होएगी कि उसकी प्रेजेंस होएगी वो अपन फील भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। ओके, इसको इरेज करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ क्या है अपनी, नेक्स्ट चीज़ समराइज किया हुआ है मैंने पूरे बोर्ड को। एक चार्ज होएगा, चार्ज स्टैब्लिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, और उसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होगा बाय अनदर चार्ज प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपन ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो एक जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ी अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड 3D स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज। और फिर पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। मैं तो ये याद रखता हूँ, फोर्स पर यूनिट चार्ज ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लिया करो, एफ इक्वल टू क्यू ई, ये फॉर्मूला आप याद रख लिया करो। और अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो कितना होता है, वेट अ मिनट, कूलम्बिक फोर्स होएगा, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अपन ने निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होएगी 1/4πε0 डॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके, ओके, सो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो एक बार देख लेते हैं अपन ने अभी तक क्या पढ़ा। अपन ने अभी तक पढ़ा एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है और एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप होता है। ये कूलम्ब्स है, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। और फिर इससे अपन ने डिड्यूस किया ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये अभी तक अपन ने पढ़ा। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं जो कि आई नो अभी तक ऑब्वियस होएगा लेकिन फिर भी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। जब भी अपन एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी, वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होएगी। और जब भी अपन नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी, वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होएगी। और ऐसा क्यों होएगा कि अपन को डेफिनेशन से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी निकालते हैं तो अपन को पता है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं अपन ऑन द पॉइंट। तो अपन ने रखा पॉजिटिव 1 कूलम और अपन को पता है कि जो इन दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स होएगा वो रिपल्शन फोर्स होएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो दैट्स वाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और सेम गोज फॉर नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जब अपन यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और जो फोर्स होएगा वो टुवर्ड नेगेटिव चार्ज होएगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। अब अपन बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी गेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला? इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी गेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3D स्पेस अराउंड अ चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी गेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इमेजिनरी लाइंस होती है फर्स्ट बात, और इस पे जब अपन टेंजेंट बनाते हैं तो अपन को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता है। तो देखते हैं, पहले इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर अपन सिस्टम ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। और सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये अपन आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? देखो इंटरसेक्ट करगी मान लो ये दोनों। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि जो टेंजेंट होएगा वो रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, अपन ने पढ़ा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन होगी उसकी। सो अब अपन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो चार्ज होएगा, चार्ज की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है, ओरिजिनेट कर रही है यहाँ से। और एक और चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। इसको Q1 मान लो और इसको Q2 मान लो। सो Q1 चार्ज ज़्यादा होगा या Q2 चार्ज ज़्यादा होगा? इन दोनों में से वैल्यू ऑफ चार्ज किसकी बड़ी होगी? Q1 बड़ा होगा या Q2 बड़ा होगा? तो Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लाइंस ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लाइन कम है। एरिया उतना ही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हैं, यहाँ पर अपनी 4 लाइन्स हैं। दैट्स वाई Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2 एंड Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहीं से अपन ये भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। यहाँ पे स्पेसिंग देख लो लाइंस की, और यहाँ पर स्पेसिंग देख लो लाइंस की, और यहाँ पर स्पेसिंग कम है लाइंस के बीच में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो यहाँ पर ज़्यादा होगी। यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है लाइंस के बीच में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो यहाँ पर कम होगी। और ये अपन ने फॉर्मूला से भी देखा था जब अपन ने पढ़ा था, E विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ओके, तो एक बार रिवाइज करते हैं अपन ने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एंड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। ओके, सो अब अपन देखते हैं व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ओके,
एक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अपन सिस्टम ऑफ चार्ज की। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगी लाइंस, नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगी। ओके, पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगी। ओरिजिनेट टर्मिनेट। जल्दी से बना देता हूँ मैं सारी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट कर रही है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कर रही है नेगेटिव चार्ज पर, और ये इस तरह से जा रही है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है, यहाँ पे ऐसा बन रहा है। ये क्लोज लूप होता, क्लोज लूप कैसा होता है, ऐसा होता है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। और एक दो सिस्टम ऑफ चार्ज और देख लेते हैं अपन। अगर दो लाइक चार्जेस साथ में पड़े हो तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होएगी। मान लो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज साथ में पड़े हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया कुछ सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। यहाँ पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रही है। और यहाँ पर जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है या फिर कोई भी लाइक चार्जेस है तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन्फिनिटी पे मीट कर रही है। और यहाँ पे जब एक चार्ज प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग थिन चार्ज प्लेट है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल है और इन्फिनिटी तक जा रही है। सो अब अपन एक लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। ओके, सो अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। तो इसमें आपको दो पॉइंट अभी के लिए याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस ऑफ कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ से परपेंडिकुलर ये बाहर निकल रही है, ऐसे हो रहा है। और इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपन आगे जाके पोलराइजेशन टॉपिक में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब तक के लिए आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। ई इनसाइड विल बी जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। और हाँ, एक चीज़ और, ये आप स्टार्टिंग में लिख लेना, जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो होती है न्यूटन पर कूलम। SI unit of electric field will be Newton per coulomb. Okay, so that was all for this section. Now let's move on to next section. Okay, so अब अपन देखते हैं some important points related to electric field. Okay, so first point है force on charge in electric field. अगर एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार अपन फिर से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ और यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज पड़ा है। पॉजिटिव क्यू चार्ज पे फोर्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F इज इक्वल टू क्यू ई। और अगर एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और F की जो वैल्यू होगी वो क्यू ई होगी, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। सो फिर अपन पढ़ते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। लेट्स अज्यूम एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ और एक पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, तो उस पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। दैट्स वाई दैट चार्ज विल रिटार्ड। वो इधर की तरफ जाए तो वो रिटार्ड करेगा, रिटार्ड मतलब डिसेलरेट करेगा तो वो एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा। तो अपन को उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है और स्टॉपिंग टाइम निकालना है। Okay, so let's assume a charge
इसका चार्ज Q है और मास M है और ये ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है विद v वेलोसिटी। तो जो इस पर फोर्स लगेगा वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जो कि होगा F इज इक्वल टू क्यू ई और एसेलरेशन यहाँ से निकल जाएगी A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। एंड सिंस एसेलरेशन कांस्टेंट है तो अपन काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन वैलिड हो जाती है जब भी एसेलरेशन कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे अपन ने काइनेमेटिक इक्वेशन लगाई और ये आप अपने आप कर सकते हो। और लास्ट में जो अपना फॉर्मूला आया स्टॉपिंग डिस्टेंस का, स्टॉपिंग टाइम का, वो आया एम वी अपॉन क्यू ई। एम वी की जगह अपन पी भी लिख सकते हैं और स्टॉपिंग डिस्टेंस का आया एम वी स्क्वेयर अपॉन टू क्यू ई। एम वी स्क्वेयर अपॉन टू की जगह काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आया अपना एम वी स्क्वेयर अपॉन टू क्यू ई और स्टॉपिंग टाइम आया एम वी अपॉन क्यू ई। और नेक्स्ट चीज़ अपनी एनालॉजी विद प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं, ये टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी, ये रेंज का फॉर्मूला है। तो लेट्स अज्यूम अ स्पेस जहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ और एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास m है और अपन उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एंगल थीटा विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी u। सो सभी फॉर्मूलाज में अपने को कुछ नहीं करना, बस ये जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू g इफेक्टिव से रिप्लेस कर देनी है। और g इफेक्टिव कितना होएगा, g इफेक्टिव होएगा क्यू ई बाई एम। इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा क्यू ई और जब इसकी एसेलरेशन निकालेंगे वो आएगी क्यू ई बाई एम। और तीनों फॉर्मूले में ये किया है टू यू साइन थीटा अपॉन क्यू ई बाई एम, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू क्यू ई बाई एम, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन क्यू ई बाई एम। और फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड टू कीप अ चार्ज ऑफ मास m एट रेस्ट। एक चार्ज को रेस्ट पे जाने के लिए स्पेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को लगानी पड़ेगी। एक चार्ज है प्लस q जिसका मास है m, अब उस चार्ज पे अपन को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी कि वो रेस्ट पे जाए। तो उस चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg क्योंकि वो m चार्ज का m मास का चार्ज है और यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी ताकि इसके ऊपर फोर्स लगे ऊपर की तरफ क्यू ई और ये रेस्ट पे रहे। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तब क्यू ई इक्वल टू एम जी हो जाएगा और ई की वैल्यू चाहिए होगी अपन को एम जी अपॉन क्यू। यार अगर ये सारे फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पता होंगे तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन में आपको जैसे स्टॉपिंग टाइम का क्वेश्चन आया तो आपको सीधा एम वी अपॉन क्यू ही निकालना है, आपको इतना सारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं पूरे सभी पॉइंट्स को। तो फर्स्ट पढ़ा अपन ने फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉजिटिव चार्ज होएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज होएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू ई। फिर अपन ने पढ़ा स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ और एक पॉजिटिव चार्ज है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो फिर उसके ऊपर एक रिटार्डेशन लगेगी या फिर डीसेलरेशन फोर्स लगेगा। उस डीसेलरेशन की वजह से वो जो चार्ज होएगा वो रेस्ट पर आ जाएगा। और स्टॉपिंग टाइम कितना होगा, स्टॉपिंग टाइम होगा एम वी अपॉन क्यू ई। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा एम वी स्क्वायर अपॉन टू क्यू ई। और फिर अपन ने पढ़ा एनालॉजी पढ़ी इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी फॉर्मूले में, हाँ, इसमें अपन ने एक स्पेस एज्यूम किया था जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है लेकिन वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नीचे की तरफ लग रही है और एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास m है, उसको अपन ने प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। तो इसके लिए टाइम पीरियड, हाइट और रेंज का फॉर्मूला सेम होएगा जो कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बस अपन को g को रिप्लेस कर देना g इफेक्टिव से। g इफेक्टिव क्या है, क्यू ई बाई एम। और फोर्थ पॉइंट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू कीप अ चार्ज ऑफ मास m एट रेस्ट। एक मास m को रेस्ट पे रखने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी। मास m एट चार्ज q है, नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ qe फोर्स लगेगा क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाई है। जब अपन qe इक्वल टू mg रखेंगे तो फिर e इक्वल टू mg अपॉन q आ जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन और आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हो। ओके, सो अब अपन देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
डिस्क्रीट चार्ज अपन को कैसे निकालनी है, अगर डिस्क्रीट चार्जेस हो, पॉइंट चार्जेस हो, तब अपन को सीधा फॉर्मूला लगाना है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर कई सारे चार्जेस आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम होएगा सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि मान लो कि 1 2 3 4 चार्ज आ गए और यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सभी पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ पे चार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वो इन सभी का वेक्टर समेशन होएगी। यही कहता है अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अपन ने क्या पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस। डिस्क्रीट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और ये फॉलो करेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। तो जो E नेट होएगा वो वेक्टर समेशन होएगा सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। अब आता है मेन पॉइंट अपना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर, पहले ये समझा दो। एग्जाम्पल लेते हैं एक है अपनी चार्ज शीट है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरी शीट पर। ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट चार्ज होएगा, कई सारा चार्ज होएगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट होएगा पूरी शीट पर। या फिर अपन वॉल्यूम लेते हैं, एक सॉलिड स्फीयर ले लो, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लो, इसके अंदर वॉल्यूम में कई सारा चार्ज होएगा। या फिर एक अपनी स्ट्रेट लाइन ले लो, वायर ले लो, जिस पे चार्ज वायर ले लो, तो इस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा पूरी लाइन पर। यहाँ पर कोई अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए या डिस्क्रीट चार्जेस के लिए है फॉर्मूला। सो दैट्स वाई अपन को यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। जब भी अपन को कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वी हैव टू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपन को। तो इसमें कितने केसेस हो सकते हैं, लीनियर चार्ज, इसमें भी 3 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जांपल लेते हैं कि एक लाइन है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और यहाँ पे ये लैम्डा है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अगर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल हो जाएगा। अगर वेरिंग है तो क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया जाएगा जिस हिसाब से लैम्डा वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर अपन को पता है जो लैम्डा है वो क्यू बाई एल है। यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल। तो जो डी क्यू हो जाएगा छोटे से एलिमेंट का वो हो जाएगा लैम्डा डी एल। तो अपन को एक छोटा सा एलिमेंट लेना है वायर का, जिसको अपन इंटीग्रेट करके पूरी वायर बना देंगे। अपन एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसका डी क्यू लिखा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एक्स या डी एल जो भी अपन को लिखना है। फिर अपन ने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे ये और लिमिट अपन को क्वेश्चन से देखनी पड़ेगी, सिचुएशन के अनुसार अपन को लिमिट लिखनी पड़ेगी। तो ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और लिमिट अपन को क्वेश्चन के हिसाब से लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे आर क्या है, आर है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एलिमेंट। मान लो कि ये चार्ज एलिमेंट है और यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये आर होएगा अपना। और वैसे ही अगर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज है वो एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एग्जाम्पल हो सकता है एक चार्ज शीट जो कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल हो सकता है एक थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल स्फीयर हो सकता है जिसमें सरफेस पर चार्ज होता है। सो इसमें क्या होता है, एरियल चार्ज डेंसिटी क्या होती है, एरियल चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया अपन एरियल चार्ज डेंसिटी होती है। सो एरियल चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से। और यहाँ से अपन लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू सिग्मा ए, और यहाँ से अपन लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डी ए। और वही अपन करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेके डी ए और उस पर चार्ज निकालेंगे, डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा डी ए। और ये जो सिग्मा होएगा ये यूनिफॉर्म होएगा तो क्यू बाई ए होएगा। अगर वेरिंग होएगा तो फंक्शन दिया जाएगा क्वेश्चन में। और इसको भी अपन ने इस फॉर्मूले में पुट करना है डी क्यू की जगह, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
और लिमिटेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे। और यहाँ पर भी आर के डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एलिमेंट, मान लो कि यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये आर होएगा अपना। और फिर अपना वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जांपल क्या होगा इसका, एग्जांपल होगा इसका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो यहाँ पे रो होएगा, रो क्या होता है, रो होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। रो को अपन लिख सकते हैं Q बाय V। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अपन चार्ज को ऐसे भी लिख सकते हैं QV, और DQ को अपन लिख सकते हैं रो DV। तो अपन एक एलिमेंट लिया, फिर उसका चार्ज निकाला DQ इक्वल टू रो DV, और रो अगर यूनिफॉर्म होएगा तो Q बाई V होएगा, अगर वेरिंग होएगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ होएगा। और E की वैल्यू निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी 1/4πε0 इंटीग्रेशन DQ बाई R स्क्वायर। और जो लिमिट होएगी वो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और R क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज एलिमेंट। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। सबसे पहले पढ़ा ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस। डिस्क्रीट चार्जेस में क्या होगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपन को फॉर्मूला यूज़ करना है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये फॉलो करता है। तो फिर अगर कई सारे चार्जेस होएंगे तो जो उसका वेक्टर सम होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। फिर अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी 3 केस हो सकते हैं। फर्स्ट है अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है अपना एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है अपना वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा तीनों केसेस में, फर्स्ट स्टेप होगा एलिमेंट लेना है, एलिमेंट लेना है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इतना सा एलिमेंट लिया dx डिस्टेंस का, ये एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, dA एलिमेंट लिया। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन छोटी सी वॉल्यूम दी, dV वॉल्यूम। और इन सभी का जो चार्ज होगा dq होगा लैम्डा dx, dq होगा सिग्मा dA, dq होगा रो dV। और जो लैम्डा सिग्मा या रो होएगा वो अगर यूनिफॉर्म हुआ तो Q बाई L, Q बाई या फिर Q बाई V। और अगर वेरिंग हुआ, किसी का फंक्शन हुआ, टाइम का फंक्शन हुआ, टाइम का फंक्शन दे दिया था, पोजीशन का फंक्शन हुआ, तो फिर वो क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। और फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन DQ अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी जो लिमिट है, लिमिट आपको सिचुएशन के हिसाब से लगानी है। और R के डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज एलिमेंट। सो ये था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो आई नो आज अपन को क्वेश्चंस करने थे डीजे ग्रिफिथ बुक में से। एंड सिंस ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, सो वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी समरी से इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अपन स्टार्ट कर देंगे प्रॉब्लम से। स्टार्ट करेंगे अपन प्रॉब्लम 2.2 से। प्रॉब्लम 2.1 इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सिर्फ सिमेट्री की प्रॉब्लम है, वो आप अपने आप कर सकते हो। अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम 2.2 से, और अपन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, और कुछ एनालिसिस भी करेंगे अपन क्वेश्चंस का। और आपको कुछ जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताई जाएगी, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर निकाल पाओगे। Okay, so that was all for the video. Make sure you hit the like button if you like the video, and you can subscribe my channel if you regularly want these type of lectures. And that was all. Anirudh Yadav, Diplomat of Physics, signing out.